नमस्कार, मैं शिव। आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। हम यहाँ बात करने जा रहे हैं कि देश के अंदर जब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं तो हम ये मानते हैं कि वो देश की सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए, लोगों में राष्ट्र भाव जगाने के लिए और देश के विकास और प्रगति के आयाम में जो सरकार से छूटता है वो काम एनजीओस करते हैं। लेकिन आप चौंक जाएंगे कि जब ये एनजीओ इस देश के आतंकवादियों के पनाहगाह बन जाते हैं, जब ये एनजीओ देश के आतंकियों को कानूनी सुरक्षा मुहैया कराते हैं। आप जी हम बात कर रहे हैं ऑक्सपैड पर पड़े ईडी के छापे की। अभी आपने विगत दिनों देखा होगा कि देश के अंदर कई एनजीओस पर छापे पड़े हैं जिसमें ऑक्सपैड का नाम आया है। ये ऑक्सपैड वही एनजीओ है जो आपने सुना होगा 2018 में उत्तर प्रदेश के कासगंज में तिरंगे झंडे को लहराते हुए जब एक चंदन गुप्ता भारत माता की जय के नारे बोल रहा था तो उसके सीने पे गोली उतार दिया। एक विशेष मोहल्ला, यानी कहने में संकोच नहीं है कि वो मुसलमानों का मोहल्ला था, उधर से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी। 15 अगस्त का दिन था और वहां पर जब चंदन गुप्ता ने भारत माता की जय के नारे लगाए और तिरंगे को लहराया तो उसके सीने में गोलियां दाग दी गई। और आपको बताते चलें कि जब ये मामला पूरा बढ़ा तो उसके बाद 28 अभियुक्त बनाए गए इसके, और 28 अभियुक्त को लेकर के अभी जल्दी ही एनआईए कोर्ट ने इन सभी को दोषी करार दिया और हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने भी इनको दोषी करार दिया। मामले में सबसे बड़ा और अहम पहलू ये आता है कि जो ऑक्सपैड पर अभी ईडी ने जांच की है उसका सबसे बड़ा पहलू ये है कि आखिर इन सारे 28 लोगों को कौन कानूनी सुरक्षा मुहैया करा रहा था। इतने बड़े बड़े वकील कैसे खड़े हो रहे थे, इतने ज़्यादा रुपए उनको दिए जा रहे थे फीस के नाम पर। तो आपको बता दें कि इसमें एक ही नहीं है, इसमें इंडियन लिबर्टी एंड पीस करके एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा रिहाई मंच नाम का भी एक एनजीओ है। और अगर बात करें तो अमेरिकन इंडिया और ओरिजिन को मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें साथ है। लगभग 6 से 7 ऑर्गेनाइजेशंस पूरी तरह से इनको फंडिंग कर रहे थे। ये बात हमने नहीं की, ये बात तो एनआईए कोर्ट ने की है, जिसमें विवेका शरण त्रिपाठी जो कि एनआईए कोर्ट के जज हैं, उन्होंने एक बड़ा ही ज़बरदस्त बयान दिया और लिखित बयान दिया। उन्होंने कहा कि आखिर ये कौन एनजीओ चलाने वाले लोग हैं जो देश की सुरक्षा, संप्रभुता और आतंकी घटनाओं में लिप्त लोगों को बचा रहे हैं। उन्होंने इसके संबंध में और इस संदर्भ में सबसे बड़ा काम जो किया कि उन्होंने बार कोड ऑफ इंडिया यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी एक प्रति उसकी भेजी, दूसरी प्रति उन्होंने देश के होम मिनिस्ट्री को भेजी है। मामला यह है कि क्या ये एनजीओ सिर्फ ये पहला मामला है जिसमें वो शामिल हुए हैं और जिसको लेके कहीं पूरे मीडिया में हो हल्ला नहीं मच रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एनजीओ सिर्फ ये पहला मामला नहीं है। आपने विनायक सेन गांधी का नाम सुना होगा जो अर्बन नक्सली था और नक्सलाइट मामले में उसको फांसी की सजा हुई थी। इन लोगों ने इतना ज़बरदस्त प्रभाव बनाया और एक तरह से नैरेटिव सेट किया, मीडिया से लेकर के हर जगह मानवाधिकार पे बड़ी बड़ी बातें करनी शुरू की और अंतोगत्वा विनायक सेन गांधी को फांसी नहीं हुई। आपको बता दें कि इन सारे में से एक है पीस एंड लिबर्टी करके ऑर्गेनाइजेशंस, जिसकी संस्था की प्रमुख एक सबसे विवादित महिला है जो इस देश में एनजीओ चलाती है। उसका नाम है तीस्ता सीतलवाड़। आपने सुना होगा तीस्ता सीतलवाड़ के बारे में। जो गुजरात के दंगे हुए थे उसमें भी तीस्ता सीतलवाड़ की भूमिका उसके बाद के नैरेटिव में आई थी। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी को गुजरात से लेकर के पूरी दुनिया में बदनाम करने का जो षड्यंत्र था वो तीस्ता सीतलवाड़ की एनजीओ कर रही थी, जिसका नाम था सबरंग ट्रस्ट। सबसे बड़ी बात यह है कि तीस्ता सीतलवाड़ पे अभी भी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लंबित है। तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी का आदेश भी जा चुका था। ये वही तीस्ता सीतलवाड़ है जो सबरंग ट्रस्ट के माध्यम से पाकिस्तान जाती हैं। जब पाकिस्तान जाके ये वहाँ पर बयान देती हैं कि भारत की जो सेना है वो क्रूर सेना है, और ये वही तीस्ता सीतलवाड़ है जो जम्मू कश्मीर में जा करके मानवाधिकार के नाम पे आतंकियों के समर्थन में खड़ी रहती थी। ये वही तीस्ता सीतलवाड़ है जिन्होंने अभी आपने सुना होगा कि बिल्किस बानो से लेकर के सारे मामलों पर पैरवी करती दिखाई पड़ेंगी। ये वही तीस्ता सीतलवाड़ है जो अभी कासगंज के मामले पे, चंदन गुप्ता के मामले पे भी इन्हीं की एनजीओ फंडिंग कर रही थी। बात ये आती है कि आखिर ये एनजीओ क्या कर रहे हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है। देश की प्रगति में अगर कोई बाधा बना तो ये वही एनजीओ बने जो फॉरेन फंडिंग के माध्यम से देश के एक षड्यंत्र को समर्थन करते हैं। और ये बात अगर आप बात सिर्फ हम ही नहीं कह रहे हैं, ये बात तो 2005 में आपको ध्यान होगा कि जब प्रकाश करात ने अपने सीपीआईएम के राष्ट्रीय अधिवेशन में कहा कि इस बात का अफसोस है कि देश के अंदर ऐसे भी एनजीओ हैं जो इस प्रकार का समर्थन करते रहते हैं और फॉरेन फंडिंग के माध्यम से देश को बदनाम करना और उसके बाद कई गलत तरह के काम करते हैं।
आपको बता दें कि यही काम कोई एक दिन का नहीं है, ये लंबे समय से ये काम करते रहते हैं। शायद इसी का परिणाम रहा कि जब 1985 में देश की जो प्रति व्यक्ति आय थी वो डॉलर के मुकाबले 290 रुपये डॉलर हमारी भी थी और चीन की भी थी, लेकिन आज इतना अंतर है कि उनके एक प्रति व्यक्ति जो आय है उनकी वो 13,000 डॉलर है और हमारी सिर्फ 2700 डॉलर है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? क्या सरकारें ही पूरी तरह से दोषी थी? जी नहीं, ये ऐसे एनजीओ भी दोषी रहे। आपको बता दें कि 1950 के करीब में हमने कहा था कि सरदार सरोवर डैम हम बनाएंगे और सरदार सरोवर डैम हम नहीं बना पाए। उसी बीच में नर्मदा भी थी और सारे, और नर्मदा आंदोलन को मेधा पाटेकर ने चलाया, जिसमें फॉरेन फंडिंग हुई, बड़े लेवल पर फंडिंग हुई, जिसकी जांच हुई, दोषी पाए गए। आपको बता दें ठीक इसी तरह भारत के अंदर विकास के कामों को रोका गया। जिस समय हम सरदार सरोवर डैम बनाने की बात कर रहे थे उसी समय चीन भी अपने एक गोरसेज करके बांध बना रहा था, उसने बनाया और वहाँ पे लोगों को पानी पहुँचाया, बहुत कुछ किया। आज सरदार सरोवर बांध बन के तैयार हुआ 2018 में और उसका फ़ायदा मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात जैसे राज्य पूरी तरह से उठा रहे हैं। आपको बता दें कि अगर यही काम पहले होता तो शायद भारत भी आज चीन की तरफ विकास कर रहा होता। और ये सिर्फ पहला मामला नहीं है। आपने तूतीकोरिन का नाम सुना होगा। जी हाँ, तूतीकोरिन तमिलनाडु में, जहाँ पर हमने स्टील फैक्ट्री मेदांता लगा रही थी, तांबा और जस्ता की फैक्ट्री, उसको इन्होंने पूरी तरह से एनजीओ ने बंद करवा दिया। एक समय था 2017 और 18 तक जो भारत दुनिया में तांबे के निर्यात में चौथे नंबर पर था, वही भारत आज आयात कर रहा है। ये स्थिति पैदा कर दी इन एनजीओ के लोगों ने, यानी छदम एनजीओ, राष्ट्र विरोधी एनजीओ ने। इसके बाद अगर हम बात करें तो इससे थोड़ा और आगे जाइए। आपने सुना होगा 2012 में जब मनमोहन सिंह ने बड़े भारी मन से कहा था कि कुडकदंब कपल्लम, जहाँ पर एक परमाणु का केंद्र हम बनाने जा रहे थे, वह भी बंद हो गया। वहाँ भी चर्च और कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ के आधार पर उसका भी बड़ा विरोध हुआ। और अभी यही नहीं, एक बंदरगाह हम बना रहे थे केरला के अंदर, उसको तो पी विजयन जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के ही मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी इसका जमकर विरोध किया और कहा कि ये गलत है। फिलहाल आपको बता दें कि इस तरह के अनेकों ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे देश की प्रगति में बाधक बनते हैं और ये एनजीओ गाहे बगाहे ऐसे लोगों को छुड़ाने के लिए लग जाते हैं। आपको बता दें कि जस्टिस एंड पीस ऑफ इंडिया की हम बात कर रहे हैं, जिसकी नेता हैं तीस्ता सीतलवाड़, उसी एनजीओ में जब आप ढूंढना शुरू करेंगे तो पीपल लिबर्टी करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको प्रशांत भूषण देखते हैं। और ये प्रशांत भूषण जो है ये इनका नेक्सस है। जब आप इन सारे एनजीओज़ को क्लिक करेंगे, रिहाई मंच को क्लिक करेंगे, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम और रीजन ओवरसीज़ को चेक करेंगे तो आप देखेंगे इसमें वो बहुत वेल नोन फेसेस हैं जो अक्सर सरकार का विरोध करते हैं। और वो सिर्फ भाजपा का ही नहीं, वो हर उस सरकार का विरोध करते हैं जो उनके काम में अड़ंगा पैदा करती है। इसका तो खामियाजा मनमोहन सिंह ने भी भुगता है, इसका खामियाजा तो इंदिरा गांधी ने ही भुगता है, सबने भुगता है। फिलहाल अब यह समय आ गया है कि ऐसे एनजीओ को दंडित किया जाए, इनकी पूरी इंक्वायरी की जाए। फिलहाल ये काम एक अच्छा किया विवेक शरण त्रिपाठी जी ने, जो कि एनआईए कोर्ट के जज हैं, जिन्होंने होम मिनिस्ट्री को भी लिख करके भेजा है कि इनकी पूरी तरह से जांच की जाए। उसी संदर्भ में ऑक्सफैड नाम की एनजीओ पर ही नहीं बल्कि देश के लगभग 17 एनजीओ पर कार्रवाई हुई है। और आपको बता दें मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन अफेयर्स ने लगभग 27,000 एनजीओ के एफसीआरए कैंसिल कर दिए हैं जो बाहर से पैसे मंगाते थे, क्योंकि उनकी गतिविधियां संदिग्ध पाई गई हैं। आपको बता दें नक्सलाइट मूवमेंट में भी इन्हीं के थ्रू पैसा जाता था। फिलहाल अब देखना है सरकार इस पर क्या करती है, आगे बढ़ती है या पीछे हटती है या कार्रवाई और तगड़ी करती है। देखते रहिए एनजीओ की करामात दंगाइयों के साथ।